सादर नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा आयोजित एक विशेष वेबिनार श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वेबिनार आपदा प्रबंधन के वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपदा सज्ज समाज निर्माण में हमारी सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित होगा। इस वेबिनार श्रृंखला में महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा बने और आपदा से निपटने की तैयारी में हम समाज में अपना बहुमूल्य योगदान सुनिश्चित करें। आज का विषय भारत में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और व्यवहारिक पक्ष रहेगा। आज के मुख्य वक्ता जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। आप प्रोफेसर हैं ICARS IIT रुड़की ग्रेटर नोएडा कैंपस में। धन्यवाद जी। जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले 2 दशकों से, और अगर हम 2025 पर भी गौर करेंगे तो ध्यान में आएगा कि आपदाओं की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में तीव्र वृद्धि हुई है। पूर्व में आप भारत की जब हम बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन रिएक्टिव टाइप का होता था, यानी हम केवल रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट के आने के पश्चात आपदा प्रबंधन भारत में अब प्रोएक्टिव टाइप का होने लगा है, यानी अब आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात, इस तरह से प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर तीनों फेज में आपदा प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। आज की इस वेबिनार में हम भारत में आपदा प्रबंधन का परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की टाइपोलॉजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि डिजास्टर क्या है, हैजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन का फ्रेमवर्क किस तरह का है, स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका है आपदा प्रबंधन में, और आपदा प्रबंधन में एजुकेशन और अवेयरनेस की क्या भूमिका है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे हैजार्ड और डिजास्टर की। कोई भी घटना डिजास्टर से पूर्व हैजार्ड कहलाती है। अगर हैजार्ड में पॉसिबिलिटी होती है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है, वह नुकसान आर्थिक हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो सकता है और जनमानस की हानि भी हो सकती है। तो अगर कोई घटना ऐसे क्षेत्र में होती है जहां जनमानस रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचता है, तो ही वह घटना आपदा कहलाती है। अब डिजास्टर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यही बात है जो जिसको हम रिस्क कहते हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये संभावना को व्यक्त करता है और वो संभावना निर्भर करती है हमारी संवेदनशीलता पे। अगर हम संवेदनशील हैं, अगर हम कमजोर हैं, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो हम वल्नरेबल हैं और हमारा रिस्क यानी जोखिम बढ़ जाएगा। अगर हमारी पूरी तैयारी है, हमने अपनी संवेदनशीलता को कम किया हुआ है, तो जैसे कि हम अगर बाहर जा रहे हैं और बारिश हो रही है और हमने छाता लिया हुआ है या रेनकोट लिया हुआ है, तो हमने अपनी संवेदनशीलता को या अपनी कमजोरी को कम कर लिया। ये इसी तरीके से बड़े आपदाओं के मामले में भी ये बात होती है। शमन, जब हम आपदा की जो उसका आवेग है उसको हम कम कर देते हैं तो वो शमन होता है। जैसे अगर बाढ़ आ रही है और हमने बाढ़ के पानी को एक दूसरे दिशा में डाइवर्ट कर दिया, तो वो, या हमने कहीं रोक दिया, तो ये शमन हो जाता है। तो कई तरीके के शमन होते हैं। जैसे इसमें ये है कि हम स्ट्रक्चर को यूज करें और हमने पानी को रोक दिया, या दूसरी तरफ से जिसपे नुकसान होने वाला है उसको हमने वहां से हटा दिया। फॉर एग्जांपल, हम इवैक्यूएशन करते हैं या लोगों को वहां से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये भी मिटिगेशन के ही तरीके होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होती है जब दूसरी जगह ले जाना हमेशा संभव नहीं होता, हमें उन स्थितियों में ही रहना होता है। और ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि हमारे पास जमीन वही होती है, लैंड लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है, और हमारी जो आजीविकाएं भी उनसे जुड़ी होती हैं। जैसे नदी के पास रहने वाले लोग, उनकी आजीविका वहां पर होती है। शहरों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो लो लाइंग होते हैं, जहां पे बाढ़ का खतरा होता है, लेकिन लोगों के पास उनके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास
और कोई व्यवस्था नहीं है, तब हमें उस स्थिति के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। उसको ढालने के लिए जो भी हम कदम उठाते हैं ताकि हमें नुकसान नहीं पहुंचे, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। और इस अनुकूलन के लिए रेजिलियंस की आवश्यकता होती है, जैसे लचीलापन। जैसे हम किसी मंदिर के अंदर अगर जा रहे हैं और मंदिर का जो द्वार है उसकी उसकी जो ऊंचाई है, अक्सर मंदिर के द्वार की ऊंचाई थोड़ा कम होती है, हम झुक करके जाते हैं। ये हमारा लचीलापन और ये रेजिलियंस होता है। हम अगर रेजिलियंस व्यक्त ना करें तो हमारा सिर टूट जाएगा। इसी तरीके से आपदा के साथ भी हमें तरह तरह की बातें सोचनी होती हैं और इस तरह की तैयारी करनी होती है। तो इसके अंदर रोकथाम होती है कि क्या हम उस चीज को रोक सकते हैं, अगर नहीं रोक सकते तो क्या वो आपदा बन सकती है, आपदा बन सकती है तो क्या हम उसे आपदा बनने से रोक सकते हैं, और आपदा बनने से रोकने के लिए जो घटना होती है उस पे हमारी तत्काल क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमारी आंख के आगे कोई अगर अचानक से पेंसिल लाए तो हमारी आंख की पलक बंद हो जाती है, तो ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। इसी तरीके से समाज की तैयारी के साथ जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, या हम आपदा प्रबंधन जो हमारे जो जो वॉलंटियर ग्रुप है उनकी तैयारी के साथ, या सरकार के जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी तैयारी के साथ हम प्रतिक्रिया के साथ तैयारी कर लेते हैं, तो इसमें हम आपदा के नुकसान से बच पाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपदा को पूरी तरीके से शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के बीच ही हम रहते हैं। हमारा मानव का भी कुछ, हमारे भी जो ऐसे मानस होते हैं, हमारे व्यवहार ऐसे होते हैं जिसमें आपदाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसे कि भूमि के अंदर जब हलचल होती है और भूकंप होता है, हम बिल्डिंग सही बना सकते हैं लेकिन भूकंप को नहीं रोक सकते। तो इन स्थितियों में जब जब कुछ नुकसान होता है तो नुकसान से कितनी जल्दी से जल्दी हम प्राकृतिक स्थिति पे, या जो नॉर्मल स्थिति है जिसको हम सामान्य स्थिति कहते हैं, सामान्य स्थिति में समाज को लाने के लिए, और जो हमारे संसाधन हैं, जैसे हॉस्पिटल को अगर कुछ नुकसान पहुंच गया तो हम हॉस्पिटल को कैसे जल्दी से जल्दी चालू कर सकते हैं। अगर हमारे पुलिस स्टेशन को या विद्यालयों को क्षति हुई, या हमारी सड़कों को क्षति हुई, तो हम कैसे जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को जो उनसे प्रभावित हुए और उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा तो उनकी पुनर्प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो इस बात को हम रिकवरी कहते हैं। और इन सब के अंदर दो शब्द और आते हैं, जैसे एक्सपोजर, क्योंकि अगर कहीं पर आग लग रही है तो मैं वहां पर हूं या नहीं हूं, जहां पे बाढ़ आ रही है मैं वहां पे हूं नहीं हूं, या मेरा जो मवेशी है या जो मेरे जो जानवर हैं वो वहां पे हैं या नहीं है, या मेरा कृषि और घर वहां पे है या नहीं है, ये बात तय करती है कि हमारा एक्सपोजर कितना है, तो हम जोखिम के संपर्क में कितना आ रहे हैं। फिर कोपिंग कैपेसिटी ये है कि इन सब चीजों का ज्ञान करके जब हम ऐसे संसाधनों को तैयार करते हैं, ऐसे ज्ञान को और क्षमता को तैयार करते हैं, कौशल को तैयार करते हैं, जिससे हम इस तरह की स्थिति से निपट पाए और हम ऐसी स्थिति को झेल पाए और उसमें अधिक से अधिक हमें नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसी स्थिति को हम कोपिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे ही कार्टून के माध्यम से भी नीचे दिखाया हुआ है, इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से ना लें, लेकिन ये देख सकते हैं कि एक पत्थर वहां से ऊपर से गिरने वाला है और उसे बांध दिया, तो हम कहते हैं कि हमने उसे रोक दिया, लेकिन वो पत्थर तो बांध दिया और नीचे जहां पर हमारा घर है तो हमने बीच में एक ऐसा आबंध भी बना दिया कि अगर वो किसी भी वजह से गिरते हैं या उस पत्थर के छोटे भाग गिरते हैं तो वो सीधे हमें प्रभावित नहीं कर सकते, तो इसको हम मिटिगेशन कहते हैं। ये बहुत सारे आपदा के बहुत सारे तरीके हैं, कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। और जब हमारा 2001 के अंदर जब बना था हाई पावर कमेटी भारत में बनी थी, जिसके अंदर आपदाओं के एक वैज्ञानिक प्रबंधन और आपदाओं के सटीक प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनी कि किस तरीके से हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये भुज अर्थक्वेक आया था और इसके बाद सुनामी आई, और पहले भी बहुत सारा उड़ीसा सुपर साइक्लोन 99 के अंदर जिसमें 10,000 लोगों की जान गई थी। इस तरह की घटनाओं में लगा कि आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, जान माल की बहुत हानि होती है, तो हम कैसे देश में सुधार करें। तो इस जो हाई पावर कमेटी बनी थी 2001 में जब रिपोर्ट दी तो उसने 33 प्रकार के आपदाओं को इसमें चिन्हित किया था और उन्हें अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे वाटर और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स में बाढ़, चक्रवात, बवंडर, ओलावृष्टि, मेघ फटना, क्लाउड बर्स्ट, हिमस्खलन, इस तरह की चीजें, सूखा या कहीं पे सुखाड़ कहते हैं इसे, बिजली गिरना, और इस तरह की बातें। जियोलॉजिकली जैसे कि लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, बांध की विफलता या टूटना, खदानों में आग, माइन फायर, इस तरह की चीजें। भोपाल जैसी घटनाएं, उनको भी चिन्हित किया गया। इसके बाद जो
जैविक घटना है, क्योंकि जब जैविक घटना इसमें से चिन्हित की गई थी तब तक इतनी बड़ी स्थिति नहीं होती थी। हमारे इतिहास में जरूर इस तरह की बातों का जिक्र था और ऐसी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती थी, लेकिन कोविड ने ये दिखा दिया कि इस तरह की घटना कितनी भयावह हो सकती है, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। कई बार हमें ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं जब लोगों को भोजन परोसा गया और बहुत सारे लोगों को भोजन की वजह से विषाक्तता हो जाती है, उसमें कुछ गड़बड़ रहता है। तो इस तरह की चीजें, पशुओं की महामारी, कीट का प्रकोप और जैविक महामारी, इन चीजों को भी शामिल किया गया। फिर एक्सीडेंट्स भी कई बार आपदा का स्वरूप ले सकते हैं, जैसे जंगलों की आग है, शहरों में लगी हुई आग। अभी बीच में ये ठंड का समय है और इस समय हीटिंग बहुत करनी पड़ती है कई भवनों में। इन दिनों ये बातें हो रही हैं कि जब जैसे ही ठंड बढ़ती है तो हीटिंग की वजह से जो हमारा प्रेशर है, लोड बढ़ जाता है और कई बार शॉर्ट सर्किट या फायर की घटनाएं हो जाती हैं, खासकर रात में। तो पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। सूरत के अंदर कोचिंग में आग लगी, दिल्ली में लगी, कोलकाता के अंदर अस्पताल के अंदर आग लगी। तो इन घटनाओं को भी आपदा के रूप में लिया गया है। माइंस के अंदर जब पानी भर जाता है, पुरानी हमने फिल्म भी देखी होगी काला पत्थर, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अगर देखी हो, तो उस तरह की घटनाओं के ऊपर चलचित्र भी बनाए गए। तो इस तरीके से ललिता पार्क में दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरी थी, ऐसी कई बिल्डिंग गिरने के भी वो हैं। तो कई बार बिना भूकंप के भी बिल्डिंग अगर ठीक नहीं बनी है और वो गिरती है, लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचता है, तो इनको भी शामिल किया गया है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, त्योहार के साथ कई बार ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हम जब कुंभ मेला जब हुआ तो हमने इतनी अच्छी तैयारी और बहुत पूर्व तैयारी इसीलिए की गई कि इस तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन कुछ ऐसे जिक्र हैं। केरल के अंदर एक बार एक घटना हुई थी और एक बार जब वहां पे पटाखों से आग लगी थी और कुछ लोगों की जान गए थे। तो ऐसी छुटपुट घटनाएं भी रही हैं जहां पर लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रिकल रेल एक्सीडेंट कुछ साल पहले, 2 साल पहले उड़ीसा के अंदर बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान गई थी। फिर नदी में नाव का डूब जाना या जंगलों में आग लग जाना, खेतों में आग लग जाना। तो ये लिस्ट एक जेनरिक बनाई गई थी, सुनामी इसमें बाद में जोड़ा गया, और 2015 के बाद जब हीटवेव इतना नुकसान पहुंचाने लगी तो हीटवेव को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ उदाहरण की बात करें अगर हम, तो जैसे अभी ज्वालामुखी की थोड़े दिन बाद पहले बात हो रही थी कि वहां से इसका जो राख है वो भारत के ऊपर तक आई और फिर इसके बाद गुजर गई। तो कई बार ये भी देखना पड़ता है कि जो आपदाएं हैं, इनका जो प्रभाव है वो किसी सीमाओं को भी नहीं मानता, वो इतनी दूर से तक इनका प्रभाव होता है। जब नेपाल में भूकंप हुआ था तो भारत के भी कुछ भागों में प्रभाव पड़ा था और आसपास के दूसरे और राष्ट्रों के अंदर भी, उनके देशों के अंदर भी प्रभाव पड़ा था। तो ये चीजें भी होती हैं। जब कश्मीर अर्थक्वेक हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी नुकसान हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं भी रही हैं। जब नेपाल के अंदर बारिश अधिक होती है तो भारत के अंदर भी उसकी वजह से बाढ़ आती है। बिहार की गोरखपुर और ऐसे क्षेत्रों की बाढ़ अक्सर इन्हीं वजहों से ज्यादा होती है। तो इस तरीके के हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वहां पर भी जो खतरे हैं, एक तरह के खतरों से दूसरी तरफ के क्षेत्रों में भी नुकसान पहुंचता है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में देखें तो हम बाढ़ के खतरे हमेशा देखते रहते हैं। हर साल कोई ना कोई बड़ी ऐसी आपदा हमें दिखाई देती है और स्वरूप कई बार उनके बहुत बदलते रहते हैं। 2005 में जब पहली बार मुंबई के अंदर बाढ़ आई, उसके पहले शहरों की बाढ़ की चर्चा कोई आपदा के रूप में नहीं होती थी। 2005 के बाद लगातार कई शहरों में पानी भरने की और बाढ़ की समस्या आने लगी। सूरत के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कोलकाता में तो पहले भी आती थी, दिल्ली के अंदर, भोपाल के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। तो ये चीजें आई और ऐसा लगा कि अब शहरों को भी बाढ़ की तैयारी करनी है और शहरों ने बाढ़ के प्रबंधन में काम शुरू किया। चेन्नई ने 2015 में फिर एक पोल खोली कि हमारी बाढ़ की तैयारी में कहीं ना कहीं हमारी अगर गैप रह जाता है तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। और 2015 में जब चेन्नई के अंदर बाढ़ आई तो ऐसा नहीं है कि वो बाढ़ पहली बार आई थी, पहले भी चेन्नई में कुछ दशक पहले बाढ़ आई थी और इस तरह से बाढ़ आती रहती है। अभी धराली वाला जो फ्लड हुआ इसी वर्ष जो उत्तराखंड के अंदर, वो एक बिल्कुल दूसरे तरीके की बात थी, जहां पे बताता है कि हम कैसे प्रकृति पे जब हम दबाव बनाते हैं, हम अपना हमारा विकास जो है वो दूरदृष्टि के साथ हम अपना विकास को प्लान नहीं करते हैं तो ऐसी घटनाएं और अधिक होने की संभावना होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। सिक्किम के अंदर जो ग्लॉफ की घटना हुई थी, तो हमारे जो हिमालय हैं, हमारे जो पर्वत हैं, हिमालय के अंदर अनेकों हमारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के अंदर चूंकि इसकी हम बात कर रहे हैं
पर्यावरण के और प्रकृति जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन के चलते इनमें इनके अंदर भी काफी परिवर्तन हो रहा है। जो हमारी जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं इनके अंदर भी, तो जो सिक्किम में 2 साल पहले घटना हुई थी जिसके अंदर काफी लोगों की जानमाल का और संसाधनों का नुकसान हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे आपदाएं हैं जिनके उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं, लेकिन भारत में हमने इन सब उदाहरणों से सीखा भी है और हमने बहुत सुधार किया है। जहां हम बात करते हैं कि 1999 के अंदर सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी, वहीं पे साइक्लोन अब हमारे यहाँ बड़े से बड़े आते हैं, सुपर साइक्लोन भी आते हैं, और हमारे यहाँ जो जानमाल के नुकसान है हमने उनको 2 आंकड़ों से भी कम में कर लिया है। और उनको माने तो शायद वो जो जानमाल की नुकसान होते हैं या जो जाने उस समय जाती हैं वो प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि इतनी बड़े पॉपुलेशन में बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज होती हैं और दूसरी घटनाओं या दूसरे कारकों से भी वो लोगों की मृत्यु हुई हो सकती है। इसके ऊपर हमने एक स्टडी भी किया था जानने के लिए कि एक्चुअली उनका जो जानमाल को खतरा हुआ वो कैसे हुआ। खासकर हमने 2 साइक्लोन की स्टडी करी, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन ताउते की। बिपरजॉय एक बहुत बड़ा उदाहरण था जहां हमें 0 कैजुअलिटी हमें दिखाया कि उसकी कैसे हम तैयारी करके कर सकते हैं। लेकिन ये तैयारी करने में सिर्फ कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका है, जो भारत मौसम विभाग है उसकी भूमिका है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय घटक हैं और जो वॉलंटियर्स हैं इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस बात को जब हमने अध्ययन किया और जाना, तो क्षेत्रीय स्तर पे और लोकल स्तर पे लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको जानकारी देना, और जब आपदाएं नहीं है उस वक्त उनको प्रशिक्षण दे करके इन स्थितियों के लिए सज्ज रखना, ताकि ऐसी स्थिति पे वो तुरंत उस तरीके से हमें उसका रिस्पांस प्राप्त होता है। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही। कोविड एक बहुत बड़ा उदाहरण था और कुछ पुस्तकें भी इस पे लिखी गई, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ विजय जी के मार्गदर्शन में। पुणे के अंदर जो बहुत सारी स्वयंसेवक संस्थाओं और सबने मिलकर के काम किया था, स्वयंसेवियों ने, उसके ऊपर भी एक प्रकाशन हुआ और मुझे मौका मिला उसको पढ़ने का भी। तो इस तरीके से कोविड ने दिखाया कि कैसे जो क्षेत्रीय घटक हैं और जो हमारे संस्थाएं हैं और स्वयंसेवी लोग हैं, उन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस ज्ञान को स्थानीय स्तर पर ले जाने के लिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे और भी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे स्वाइन फ्लू की भी घटनाएं हुई थी, और भी दूसरे क्षेत्रों में इबोला वायरस का अफ्रीका के अंदर एक घटना हुई थी, बर्ड फ्लू की भी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये भी डिजास्टर की श्रेणी में आते हैं। भोपाल की मैंने बात करी, इसके अलावा जयपुर के अंदर घटना हुई थी, और नई तरीके की घटना भी है। जैसे जब फुकुशिमा के अंदर 2011 में घटना हुई थी, तो वो एक बिल्कुल अलग एक दृष्टिकोण लेके आया, एक अलग इसमें पहलू आया कि प्राइमरली जो प्राकृतिक रूप से वो घटना थी वो अर्थक्वेक की हुई, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी पैदा हुई। सुनामी ने बाढ़, क्योंकि सुनामी के साथ बहुत सारा पानी जो है वो थल में आता है जल की तरफ से, तो समुद्र की तरफ से वो सुनामी के साथ पानी आया और पानी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर गया, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया गया था, उसको भूकंप अवरोधी बनाया गया था, लेकिन बाढ़ की तैयारी नहीं थी, बाढ़ के हिसाब से उसकी डिजाइन नहीं थी, और बाढ़ से प्रभावित हुआ और उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी रिलीज हुई। तो ये ऐसा डिजास्टर था कि जिसके बाद हम लोगों ने एक नया एक शब्द शुरू किया है, नाटक, जिसको कहते हैं नेचुरल इंड्यूस्ड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। मतलब प्रकृति से शुरू होगी बात, लेकिन इसके बाद वो टेक्निकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं की भी चर्चा होती है। भारत श्रद्धा का भी देश है, भारत एक बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और भारत में जल के साथ बहुत लगाव है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेगेशंस होते हैं जहां हम ऐसी वाटर बॉडीज के पास जाते हैं। अब यहाँ पर कैसी तैयारी हमें करनी पड़ती है, हमने इसको देखा। ये चित्र मैंने तब का लिया था जब ये बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले की स्थिति है। लेकिन हम देखें कि अगर इस तरीके से जब हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो हमें आपदा प्रबंधन के कई पहलू देखने होते हैं। पहली चीज है भीड़ प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के अंदर ये भी बात आती है कि आपदा प्रबंधन में सिर्फ भूकंप और बाढ़, चक्रवात या सुखाड़ की बात नहीं है, आपदा प्रबंधन में भीड़ प्रबंधन की भी बात होती है। आपदा प्रबंधन में लोगों के मनोवैज्ञानिक स्थिति के प्रबंधन की भी बात होती है, क्योंकि कई बार भगदड़ की स्थिति जो होती है वो किसी वजह से पैनिक होती है या कोई गलत सूचना की वजह से भी होती है। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
और एक मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने, वो थोड़ा सा गोपनीय है इसलिए ज्यादा स्थिति में नहीं बता सकता, बट मैं उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, कि जो ये वाटर बॉडीज होती हैं और हम सब उसके साथ संपर्क में होते हैं, और खासकर जब हमारे त्योहार होते हैं, जब हम यहाँ पर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर लाखों लोग उसमें स्नान करते हैं। अगर पानी की जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसा नुकसानदायक रसायन मिल जाए, या कोई ऐसा वायरस आ जाए या बैक्टीरिया आ जाए, तो ऐसी स्थिति को कैसे हम निपटेंगे, ऐसी स्थिति के लिए आपात तैयारी कैसी होगी। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने एक प्लान बनाया हुआ है, और वो प्लान का क्रियान्वयन किया जाता है जब भी कोई बड़ा ऐसे कांग्रेगेशंस होता है। और ये मेरा फॉर्च्यून था कि उस काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। आपदा के आयाम हमें दूसरे तरीके से देखने को मिलते हैं जो सामने हमें नहीं समझ में आते। हमने कोविड के समय देखा कि लाखों जो हमारे वर्कर्स थे, जो कर्मी थे, वो अलग अलग जगहों से वापस लौट रहे थे। हमने ऐसे दृश्य देखे कोविड के समय, और बाद में समझ में आया कि हमारे इन शहरों के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं। मैं सूरत में, मेरी ड्यूटी थी उन दिनों लगभग 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने के लिए, और मैंने वहाँ की स्थितियों को देखा और उसमें काफी मुझे करना भी पड़ा। वहाँ लगभग 13 लाख माइग्रेंट वर्कर्स थे। एक प्रश्न ये उठता है कि शहरों की लाइफलाइन है ये वर्कर्स, शहर इनके बिना नहीं चल सकते, खासकर जो कमर्शियल सिटीज हैं। लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं? तो कनेक्शन जब हमने देखने की कोशिश करी तो ये जाना कि जैसे जो सूरत में फिर पहली ट्रेन जो चली थी वो सूरत से गंजाम की चली थी, और गंजाम साइक्लोन का हमेशा अक्सर साइक्लोन का जो लैंडफॉल होता है उड़ीसा के अंदर, वो गंजाम, पारादीप और उन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो और इसके अलावा बिहार से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, और भी कुछ जगहों से लोग आते हैं, और ये प्रायः आपदा जनित लोग हैं, आपदा जनित क्षेत्र हैं, जहाँ पे जल से रिलेटेड और मौसम से रिलेटेड आपदाएं अक्सर आती हैं। तो माइग्रेशन भी इन चीजों से रिलेटेड है। तो आपदाओं को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो जानते हैं कि आपदा के कई आयाम हैं जो हमें सामने से नहीं दिखाई देते, उसके पीछे जब अंदर से देखते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। हमने आपदा प्रबंधन में ये भी चीज देखा कि कई बार मिली जुली आपदाएं भी आती हैं। जैसे हम जब कोविड की व्यवस्था कर रहे थे, और मैं वापस से सूरत की बात करूंगा कि मेरी जब ड्यूटी लगी थी तो बिल्कुल गर्मी का दिन था और हीट वेव भी था, और उस साल ड्राउट भी आया था, और आप लोगों को याद होगा कि उस बार उत्तराखंड में जंगलों में आग भी लगी थी। और उसी समय 3 बड़े साइक्लोन आए थे, 3 बड़े साइक्लोन के अंदर दो सुपर साइक्लोन थे। तो इस तरह, और इसके बाद एलजी पॉलीमर की घटना हुई, जो एक आपदा थी, जो विशाखापट्टनम के अंदर और असम के अंदर ऑयल फायर लगी। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। छत्तीसगढ़ में भी एक घटना हुई थी, औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जब एक घटना की हम व्यवस्था कर रहे हों, एक आपदा की व्यवस्था कर रहे हों, और एक बिल्कुल दूसरे तरीके की आपदा उसके अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में हम कैसे तैयारी करेंगे? और मैं सिर्फ उदाहरण इसका देना चाहूंगा कि हम उस समय कह रहे थे लोगों को कि हमको सामाजिक दूरी का पालन करना है, हमको कम से कम 6 मिनट एक दूसरे के से 6 फीट की दूरी रखनी है। और जब साइक्लोन की बात थी तो हमने कहा सारे लोग घर से निकल के आए, और हम सबको ले जाकर के साइक्लोन शेल्टर में रख रहे थे। बहुत बड़ी समस्या थी कि जब कोविड स्प्रेड पे चल रहा है, हम कैसे लोगों को ले जाके वहां पे रखेंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था करनी हुई और बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाए। तो इन चीजों को समझना, आपदाओं के प्रभाव को समझना, हम प्रायः आपदाओं के प्रभाव को 2 चीजों पे देख पाते हैं, या तो बिल्डिंग का नुकसान या जानमाल का नुकसान। लेकिन आपदाओं का नुकसान जो जानमाल को होता है या हमारी आजीविका को होता है, वो कई चक्रों के माध्यम से हो सकता है। जैसे जल की गुणवत्ता को, या भूमि की गुणवत्ता को, हमारी फसल को, हमारी नदियों को, हमारे जंगलों को, हमारे जंगली जीवों को, उनको नुकसान पहुंचता है, और जिसकी वजह से हमारा समाज और हमारी इकोनॉमी, हमारा आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे हमारा हेल्थ भी प्रभावित होता है। अगर हमारे कोई मेडिकल रिसोर्सेज हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो अगर खत्म हो जाते हैं साइक्लोन में, तो हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ हम हमेशा कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन इसको जानना कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किसी का पति होगा, या किसी का बेटा होगा, किसी का मित्र होगा, या किसी का एम्प्लॉय होगा, या किसी का एम्प्लॉयर होगा, या किसी का सहयोगी होगा। तो इसको जानना कि कैसे सोशल इंपैक्ट पड़ते हैं, ये चीजें भी आपदा प्रबंधन के अंदर हमें जाननी होती है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है
कि इसके जो आर्थिक नुकसान है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और क्योंकि जो रिलीफ है वो पूरा का पूरा नहीं दिया जा सकता, अगर किसी का नुकसान मकान ढह गया है तो हम पूरे मकान की कीमत नहीं दे सकते, इतना संभव नहीं होता। तो इस तरीके से इकोनॉमी भी काफी पीछे चली जाती है। हमने इस तरह की भी अध्ययन किए जिसमें ये जानने की कोशिश करें कि पिछले 25-30 साल के अंदर कैसे आपदाओं के प्रभाव विभिन्न राज्यों में बदले हैं और नीतियों का कैसे प्रभाव पड़ा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 साइक्लोन का अध्ययन किया हमने, ताउते और यास का, और इससे हमें जो स्थानीय स्तर पे तैयारी के लिए काफी बिंदु प्राप्त हुए जिसमें समझ में आया कि हमें क्या सुधार करने हैं, और उसको बहुत ही अच्छे से लेकर के सुधार करने की कोशिश की गई। आपदाओं के स्वरूप ऐसे भी आते हैं। ये चित्र में हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान के अंदर ये एक हफ्ते की बात है, एक सप्ताह का इसमें डेटा है, और उस सप्ताह के अंदर बता रहा है कि राजस्थान के अंदर बारिश जो है वो 220% अधिक है, और वहीं पे दिख रहा है कि कर्नाटक के अंदर बारिश जो है 71% कम है और छत्तीसगढ़ में 95% कम है। अब देखिए कि एक ही देश के अंदर ऐसी स्थिति आ रही है कि एक राज्य जो है वो 204% ज्यादा बारिश हो रही है, 220% ज्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ 93% डेफिसिट हो रहा है। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। अब हम ये राज्य का चित्र देख रहे हैं, कई बार एक राज्य के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि एक जिले के अंदर जो बाढ़ हो गई और दूसरे जिले के अंदर सूखे की स्थिति बन रही है या हीट की स्थिति बन रही है। तो ये भी आपदा प्रबंधन के अंदर हमें इन चीजों को सोचना पड़ता है। ये चेन्नई के ऊपर एक अध्ययन किया गया था, ये 2011 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि वैज्ञानिक जानकारी जो आती है उसका हम कितना सही उपयोग कर पाते हैं, और हमारी जो संस्थाएं हैं उनको जान करके उससे कैसे तैयारी कर पाती हैं या प्रिवेंशन की एक्टिविटीज कैसे कर पाती हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वैज्ञानिक जानकारी आती है उसकी पूरी की तरीके से उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका होना चाहिए और हमें इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। 2021 के अंदर ये घटना भी हमने देखी थी, 2021 के अंदर, कि जो टिड्डी का बड़ा प्रकोप हुआ था। चूंकि उस समय ज्यादा फोकस कोविड पे था इसलिए टिड्डी की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन टिड्डी ने उस बार बहुत नुकसान पहुंचाया था। और इसका भी कनेक्शन क्लाइमेट चेंज के साथ है, क्योंकि जो रूट इसने चेंज किया था 2021 के अंदर, और काफी सालों के बाद एक बड़े प्रकोप के रूप में इसने नुकसान पहुंचाया था। तो इस तरीके से ये भी बात निकल के आती है कि पर जो जलवायु परिवर्तन है और जो हमारी पर्यावरणीय बदलाव है ये एक बहुत बड़े ड्राइवर हैं आपदाओं को बढ़ाने के। तो एक तरीके से हम आपदाओं के बारे में जानें, आपदाओं के पहले प्रति सचेत हों, लेकिन उसके अंदर उसका जो ट्रेंड है उसमें क्या सुधार कर क्या हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में कैसी स्थिति बन सकती है या आने वाले सालों में कैसी बन सकती है। क्योंकि जो हमारा विकास की दशा है वो हम कोई 10 दिन में, 15 दिन में, 6 महीने में नहीं बदल सकते। तो हम अगर भविष्य के बारे में जानते हैं तो विकास की दशा को उसमें सुधार करने के तरीके आते हैं, जैसे कि हम सिटी का एक्सपांशन कर रहे हैं या कोई नया शहर बसा रहे हैं या कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे हैं या हम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नया सड़क बना रहे हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल में कैसी स्थिति बन सकती है। और ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और ये भी जानना कि कौन सी चीजें हैं इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, इसकी कमजोरी को बढ़ाती हैं, ताकि उन संवेदनशीलताओं को कम किया जा सके। तो मैं गुप्ता जी जी हाँ, हो गए? मैं अपने वक्तव्य को अंत की तरफ ले जाता हूं, और ये बाकी की चीजें कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं वहां पे बात करूंगा। तो मैं ये बात करूंगा कि ये जो हमारा आपदा प्रबंधन की बातें हैं, आपदा प्रबंधन के अंदर एक पूरा जो साइक्लिक बात होती है, साइक्लिक बात ये होती है कि हम आपदाओं की पहचान करके आपदाओं की तीव्रता को, उनके नुकसान को कम करने की कोशिश करें। आपदा आ रही है तो उसके लिए सजग होकर के जो संसाधन और जो हमारे कौशल हैं उसके साथ हम तैयारी करें। आपदाएं हो जाएं तो उसके बाद जिनको नुकसान पहुंचा है उसको हम नॉर्मलसी में कैसे लेके आएं, और इसके साथ साथ लोगों को किस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है बिल्कुल लोकल लेवल पे। जैसे मैं सिक्किम गया, मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण मिला जहां फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करी है। ये फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छी बात है कि हम हर 15 दिन के अंदर
कम से कम हम अपने परिवार के सदस्यों से बात कर लें कि हमारे घर की क्या कमजोरी है, हमारे घर में कौन से ऐसे सदस्य हैं कि कोई आपदा आने पे उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसी कोई घटना हो और बड़े लोग घर में नहीं है तो बच्चे किसको संपर्क करें, महिलाएं किसको संपर्क करें। ये छोटे छोटे से प्रयास, इस तरीके से हम सोसाइटी के लेवल पे या अपने मोहल्ला के लेवल पे भी आपदा प्रबंधन के बारे में चेतना के कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपदाओं को कम करने के लिए हमें प्रकृति के साथ अपनी संवेदना और अपना जो एक उस प्रकृति सम्मत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। मिशन लाइफ जो भारत ने पूरे विश्व को दिया है वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है और भारत की इस बारे में एक सोच को प्रकट करता है। और हमारे जो प्राचीन और जो परंपरागत ज्ञान रहे हैं, हमारे जो वेद पुराण, इन सब चीज में जो संदेश हमें मिले हैं, उन सब में इन चीजों की बात कही गई है। और इसी तरीके से सभी जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो संदेश दिए हैं, अगर हम उनको देखें तो आपदा प्रबंधन के बहुत सारे मंत्र और तंत्र वहां से हमें मिलते हैं। वैसे भी आपदा प्रबंधन के अंदर हमने माना है कि पहला जो आपदा प्रबंधन का जो हमें संकेत मिलता है वो भगवान कृष्ण ने, जब इंद्र ने बहुत अतिवृष्टि करी और भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और उसी को हम अब सेवा परिवार के तहत उसको हम आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे हम इन सब चीजों की तैयारी करें और अपने कौशल को जागृत करें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सतत आपदा प्रबंधन और सतत विकास के लिए ये जरूरी है कि हम मध्यम मार्ग की तरफ जाएं। ये देखें कि प्रकृति और जो हमारा जो प्रकृति, संस्कृति और समन्वय और जो स्पिरिचुअलिटी है उसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो शायद हम आपदा प्रबंधन को सही रूप से लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा समय की कमी रही मुझे लगता है, या शायद मेरी तैयारी में थोड़ा सा उस तरीके से था, इसलिए मैं कुछ स्लाइड्स मुझे स्किप करनी पड़ी। फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें अपनी कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।